हेलो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स। षोडश महाजनपद तो मेरे ख्याल में सभी प्रतियोगी छात्रों को षोडश महाजनपद या 16 महाजनपदों के बारे में अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि उसको जान लेने के पश्चात आपको यह पता चल जाता है कि भारत के प्राचीन काल में यानी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में कब से राजनैतिक स्थिति उत्पन्न हुई, कब से पॉलिटिकल पोजीशन स्टार्ट हुई। तो आप जब ये षोडश महाजनपद के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें जनपद से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना, तो उत्तर भारत में षोडश महाजनपद 16 महाजनपद की स्थिति को आप जैसे ही जान लेते हैं तो आगे का जो भी हिस्ट्री है, मध्यकालीन, उसके बाद मॉडर्न, आप उसको बड़े अच्छी तरीके से को रिलेट करके समझ जाते हैं। तो आइए, ये 16 महाजनपद पर हम आपको पार्ट 3 वीडियो दे रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम शुरुआत के जो महाजनपद हैं उनको समेटते हुए हम आपको पूरा का पूरा 16 महाजनपदों के बारे में बता सकें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, षोडश महाजनपद को जानने के लिए सबसे मान्य जो प्रामाणिक किताब है वो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो उसके बाद जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी उन्हीं 16 महाजनपदों का वर्णन तो है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कुछ महाजनपदों के हैं। इसके साथ साथ अन्य कुछ किताबों में भी 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। आपको हम बता दें कि 16 महाजनपद जो अंगुत्तर निकाय में है, जो उल्लेख किया गया है 16 महाजनपदों का, उनमें 10 गंगा घाटी में है और 6 गंगा घाटी से बाहर है। चुल्ल निर्देश एक किताब है, चुल्ल निर्देश, जिसमें कलिंग को जोड़ दिया गया है। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण एक किताब है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम एक तमिल ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम एक तमिल ग्रंथ है जिसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वह 3 महाजनपद जिनका उल्लेख शिल्पाधिकारम नामक तमिल ग्रंथ में किया गया है वह इस प्रकार है: मगध, वत्स, अवंती। हम फिर से दोहरा देते हैं, मगध, वत्स, अवंती। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको और आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, राजनैतिक इतिहास को जानने के लिए सबसे प्रमुख आधार होता है उसका सुनिश्चित क्रम का होना। तो अभी हमने आपको बताया कि 16 महाजनपदों में कहां कहां उल्लेख किया गया है, जिसका सर्वमान्य जो ग्रंथ है, जो प्रामाणिक ग्रंथ है, वह है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है। तो काशी एक महाजनपद है, इसको हमने अपने पहले वीडियो में 16 महाजनपद के
जो पार्ट 1 वीडियो हमने आपको बनाया था उसमें दिया हुआ है। फिर भी हम काशी महाजनपद के बारे में कुछ और भी बता देते हैं। दोस्तों, काशी महाजनपद प्राचीन काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था और महाभारत में यह काशी का जो संस्थापक था उसके राजा का नाम दिवेदास था। दिवेदास। फिर से हम स्पष्ट कर दें, महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि काशी महाजनपद को जिस राजा ने स्थापित किया, यानी कि उसका संस्थापक दिवेदास नामक एक राजा था। और हम आपको क्लियर कर दें कि काशी के निवासियों का सर्वप्रथम किस वेद में उल्लेख किया गया है, ये आपको जान लेना है। काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में, यानी काशी में रहने वाले, काशी में निवास करने वाले लोगों का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया है वह अथर्ववेद नामक वेद में किया गया है, यानी कि ग्रंथ में किया गया है। तो ये तो हो गया काशी के बारे में। और भी काशी महाजनपद के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप पहला वीडियो 16 महाजनपद का पार्ट 1 देखिए। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको एब्रीवेट कर देते हैं कि सोननंद जातक में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मगध, कौशल और अंग पर काशी का अधिकार था और काशी महाजनपद का सर्वोत्तम शक्तिशाली राजा था ब्रह्मदत्त। काशी महाजनपद और कौशल महाजनपद के बीच प्रभुसत्ता की लड़ाई होती थी। ठीक उसी प्रकार अंग महाजनपद और मगध महाजनपद के बीच भी प्रभुसत्ता की लड़ाई होती थी। तो कौशल महाजनपद के बारे में हमने आपको बताया अपने फर्स्ट वीडियो में। तो कौशल महाजनपद का विस्तार उसमें बताया था हमने कि उत्तर में नेपाल से लेकर के और दक्षिण में सई नदी तक और पश्चिम में पंचाल से लेकर के और पूरब में गंडक नदी तक और साकेत का दूसरा नाम ही अयोध्या था। अब हम आपको और आगे बता रहे हैं, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर जिला, अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर जिला, भागलपुर ये उत्तरी बिहार का है, भागलपुर और मुंगेर जिला इसकी ये वर्तमान स्थिति है। यानी अंग पहले, आज जो भागलपुर मुंगेर है अंग महाजनपद उसी जगह स्थित था। अब और आगे हम आपको बताते हैं कि चंपा एक नदी का नाम है जो अंग महाजनपद और मगध महाजनपद के बीचों बीच बहती है। चंपा एक नदी का नाम है जो अंग महाजनपद एवं मगध महाजनपद के बीचों बीच बहती है। ठीक है। अब वज्र
हम आपको क्लियर कर दें। 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे। 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे। वज्ज और मल्ल ये दोनों महाजनपद बाद में गणतंत्रात्मक हो गए। वज्ज और मल्ल बाद में क्या हो गए? गणतंत्रात्मक राज्य हो गए। तो वज्जी जो महाजनपद था यह 8 संघों का था। यानी वज्ज महाजनपद में 8 राज्यों का संघ था। यह 8 राज्यों का संघ था। वज्ज महाजनपद में 8 राज्यों का संघ था, जिसमें से 4 प्रमुख हम आपको नाम गिना देते हैं। और सबसे पहले ये बता दें कि जो वज्ज महाजनपद है वैशाली के उत्तरी बिहार और मुजफ्फरपुर में स्थित आधुनिक बसाड़ है। जो वैशाली है, वैशाली। और वज्ज महाजनपद की में कौन कौन है? वैशाली के कौन थे? इसको स्पष्ट लिख देते हैं, क्लियर एकदम। पहला वैशाली के लिच्छवी। और अभी हमने आपको पहले बताया था कि वैशाली जो है उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर में स्थित जो आधुनिक बसाड़ है, आधुनिक जो बसाड़ है वही आपकी वैशाली है। ठीक है, वैशाली वही थी। तो वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह 2 हो गए। ठीक है। वज्ज महासंघ में 8 राज्यों का संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के, इसको हम इरेज करके आगे बताते हैं। 2 हमने आपको बता दिया। तीसरा है कुंडग्राम के कौन? कुंडग्राम के ज्ञात्रिक। और चौथा है इसमें आप पहले ये तीनों को स्पष्ट आप याद है, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक और वैशाली के लिच्छवी और हमने क्या बताया था, मिथिला के विदेह। थोड़ा सा पहले हम मिथिला के बारे में बता दें। मिथिला जो है वो आधुनिक जो जनकपुर है वही मिथिला है। और मिथिला पहले राजतंत्र था, बाद में ये इसमें शामिल हो गया। और इसके अलावा आपके, और वज्ज तो था ही, इसके अलावा अन्य जो 4 थे वो उनका जो है बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव, ये 4 जो है संभवतः माने की पॉसिबिलिटी है कि वज्ज, वैशाली और मिथिला और कुंडग्राम के अलावा जो और 4 थे, ऐसा संभव है कि वो थे उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव। ठीक है। तो इसके आगे हम आपको बताएं, महात्मा बुद्ध के समय जो वज्जी संघ था, ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सर्व प्रमुख संघ था। अब आ जाइए मल्ल।
मल्ल। मल्ल भी एक गणतंत्रात्मक राज्य था, राज्यों का संघ था। तो जिसमें आपको याद रखना है कि मल्ल कहाँ पर, आज का जो पूर्वी देवरिया है, आज का उत्तर प्रदेश में जो देवरिया है उसकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो जिला देवरिया है, पूर्वी देवरिया जिला, वही मल्ल पहले हुआ करता था। मल्ल में पावा और कुशीनारा, मल्ल में पावा और कुशीनारा, ये आपका मल्ल हो गया। तो मल्ल में आपको याद रखना है ये पावा और कुशीनारा, ये दो इनकी शाखाएं थी। तो पावा यानी पडरौना, पावा यानी पडरौना, और कुशीनारा यानी कि कसया। ठीक है, ये दो शाखाएं थी। और एक कुश जातक है किताब, कुश जातक लिख दे रहे हैं हम, कुश जातक एक किताब है। उस किताब से कुश जातक नामक किताब से ये पता चलता है कि ओक्काक, राजा का नाम लिख दे रहे हैं, राजा का नाम है ओक्काक। क्या नाम है राजा का? ओक्काक। तो कुश जातक नामक किताब से पता चलता है कि ओक्काक नाम का एक राजा मल्ल पर शासन करता था। ठीक, एक सवाल। अब आगे हम आपको ले चलते हैं। अगला महाजनपद है चेदि महाजनपद, जिसको हम चेति महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। चेदि महाजनपद या फिर चेति महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। तो चेद या चेति आपका जो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग और उसका समीपवर्ती भाग, ये पूरा का पूरा आपका चेद या चेति है। और इसकी राजधानी आपको याद रखनी है, इसकी राजधानी है सोथिवती। चेद महाजनपद की राजधानी क्या हो गई? सोथिवती। ठीक है, तो सोथिवती महाभारत में, यही सोथिवती महाभारत में शुक्तिमुति कही जाती थी। शुक्तिमुति, शुक्तिमती। फिर से हम बोल दे रहे हैं, चेदि महाजनपद की राजधानी सोथिवती थी और महाभारत के अनुसार यही सोथिवती शुक्तिमुति थी। ठीक, उसके बाद महाभारत के अनुसार शिशुपाल यहीं का शासक था। महाभारत के अनुसार शिशुपाल यहीं चेदि का शासक था। तो आगे चेदि या चेति का एक शासक था जिसका नाम उपचर था। उपचर, फिर से बता दें, उपचर चेद या चेति का एक शासक था। और उपचर शासक था, इस बात की जानकारी हमको मिलती है एक जातक से, जिस जातक का नाम है चेतीय जातक। चेतीय जातक। ठीक है, तो उपचर नामक एक शासक चेदि पर शासन करता था। इस बात की जानकारी हमको चेतीय नामक जातक से प्राप्त होती है। उसके बाद हम आते हैं अगले महाजनपद पर। हमारा अगला महाजनपद है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद जो आपका इलाहाबाद है
और जो उसके आसपास का क्षेत्र है वही वत्स महाजनपद कहलाता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी है, जो कि यमुना किनारे कौशाम्बी स्थित है। और दोस्तों, जब हस्तिनापुर डूब गया था गंगा में, मतलब प्रवाहित हो गया था, तो एक राजा थे निचक्षु, एक राजा थे निचक्षु, एक राजा थे निचक्षु। तो निचक्षु नामक राजा ने जब हस्तिनापुर गंगा में प्रवाहित हो गया तो अपनी राजधानी बनाया। कौन सा बनाया? कौशाम्बी। कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? राजा निचक्षु ने। और कब बनाया? जब हस्तिनापुर, जैसा कि हम जानते हैं हस्तिनापुर राजधानी थी, हस्तिनापुर जब गंगा में प्रवाहित हो गया तो राजा निचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। अब आगे, बुद्ध काल में यहाँ का शासक, बुद्ध काल में वत्स महाजनपद का शासक उदयन हुआ करता था। बुद्ध काल में कौशाम्बी महाजनपद का शासक उदयन हुआ करता था। यह शासक पौरव वंश का था। यह शासक पौरव वंश का था, यानी उदयन पौरव वंश का शासक था। आगे हम आपको लेके चलते हैं। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उदयन के पिता का नाम था परंतप। उदयन के पिता का नाम था परंतप। तो परंतप ने ही किसको जीता था? चंपा को जीता था। इस बात की जानकारी हमको कौन देता है? इस बात की जानकारी हमको पुराण देता है। पुराण ये बताता है कि परंतप, जो कि उदयन का पिता था, उसने चंपा को जीता था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास की टीम ने जब इसकी खुदाई की कौशाम्बी में, तो उसने पता लगाया कि ईसा पूर्व 12वीं सदी से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कौशाम्बी में बस्ती बसी हुई थी। आगे, कौशाम्बी को एक श्रेष्ठ घोषित नामक व्यापारी, तो श्रेष्ठ घोषित ने बिहार बनवाया था। और श्रेष्ठ घोषित द्वारा जो निर्मित बिहार था, और उदयन का जो राजा प्रसाद था, उसके अवशेष कौशाम्बी में आज भी मिलते हैं। आगे, अगला महाजनपद है कुरु महाजनपद। अगला महाजनपद है कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद कहाँ पर है? आज जो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर हम देख रहे हैं, वही हमारा कुरु महाजनपद था। हस्तिनापुर कुरु राज्य में ही स्थित था। कुरु राज्य पहले राजतंत्रात्मक था, फिर गणतंत्रात्मक। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा मतलब कुरु का राजा कौरव्य था। कुरु का राजा कौरव्य था। किसके समय में? बुद्ध के समय में। आगे हम आपको बताते हैं, कुरु देश के लोग अपने बुद्धि और बल के लिए जाने जाते थे, बहुत प्रसिद्ध थे। और एक जैन ग्रंथ है, उस जैन ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। एक जैन ग्रंथ है, उस जैन ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। ठीक है। तो उत्तराध्ययन सूत्र नामक जैन ग्रंथ में कुरु का राजा इशुकर है, उसका उल्लेख किया गया है। कुरु के राजा इशुकर का उल्लेख किया गया है। फिर से हम दोहरा दें, एक जैन ग्रंथ है
जिसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र है। उत्तराध्ययन सूत्र में इशुकर नामक राजा का उल्लेख किया गया है और यह पता चलता है कि इशुकर राजा इशुकर नगर में शासन करता था। अगला महाजनपद है पांचाल महाजनपद। अगला महाजनपद है पांचाल महाजनपद। दोस्तों हम लोग पांचाल को जानते हैं, पांचाल की ही द्रौपदी थी। तो पांचाल जो रुहेलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, रुहेलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, तो ये आपका पांचाल था। पांचाल दो भागों में विभाजित है, एक है उत्तरी पांचाल और एक है दक्षिणी पांचाल। तो जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी हम आपको बता देते हैं, उसकी राजधानी है अहिछत्र, ठीक है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिला। दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, ठीक है, काम्पिल्य। फिर से बता दें, पांचाल उत्तरी दक्षिण में विभाजित है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। आगे जो हम बताते हैं कि कान्यकुब्ज जो कन्नौज है ना जिला, जो कन्नौज जिला है वही कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये जो कान्यकुब्ज जो कन्नौज है ये पांचाल में ही स्थित था। अब आगे आपको बताते हैं हम, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु तथा पांचाल संघ राज्य थे। अब अगला महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है और विराट का संस्थापक बुद्ध काल में, विराट मतलब इसका संस्थापक है, ठीक है, विराटनगर का, और बुद्ध काल में इसका कोई खास महत्व नहीं था। आगे हम आपको अगला जो महाजनपद है उस पे लेके आते हैं। अगला महाजनपद है शूरसेन, ठीक है। अगला महाजनपद है शूरसेन जो कि ब्रजमंडल आज का है वही है, और शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। तो एक प्राचीन यूनानी लेखक है, उसने शूरसेनोई और तथा मेथोरा का वर्णन किया, ठीक है। मथुरा का मेथोरा उसने कहा। आगे बुद्ध काल में शूरसेन का राजा अवंती पुत्र था। वह बुद्ध का बहुत ही सर्व प्रमुख शिष्य था। बुद्ध काल में शूरसेन का राजा अवंती पुत्र था, वह बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य था। अवंती पुत्र की सहायता से ही मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार संभव हुआ है। अवंती पुत्र का जन्म अवंती नरेश प्रद्योत की कन्या से हुआ, इस बात का वर्णन मध्यम निकाय में किया गया है, ठीक है। मध्यम निकाय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अवंती पुत्र का जन्म प्रद्योत नरेश प्रद्योत की कन्या से हुआ है। अवंती नरेश लिख देते हैं, अवंती पुत्र, ठीक है। अवंती पुत्र का जन्म कहाँ से हुआ है ये मध्यम निकाय में आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अवंती नरेश का नाम था प्रद्योत, ठीक है। अवंती नरेश का नाम क्या था? राजा प्रद्योत। तो इन्हीं की कन्या से इसका जन्म अवंती पुत्र का हुआ था। इस बात का वर्णन मध्यम निकाय में किया गया है। आगे महाभारत और पुराण के अनुसार शूरसेन में यादवों का शासन था, यानी यदु वंश यानी वृष्टि वंश का शासन था। अब अगला महाजनपद है अस्मक या अस्सक। अगला महाजनपद है अश्मक, जिसको हम लोग अस्सक भी कहते हैं। तो दोस्तों अश्मक या अस्सक, ये इसकी राजधानी जो है
पोतन या पोटल है। अस्मक या अस्सक की राजधानी पोतन, पोतन को आप पोटल भी कह सकते हैं। इसकी राजधानी पोतन या पोटल भी है। और जो आधुनिक बोधन है वही पोतन या पोटल है, और यह गोदावरी तट पर स्थित है। यह गोदावरी तट पर स्थित है। पुराण के अनुसार, पुराण यह कहता है कि अस्मक या अस्सक, अस्मक या अस्सक में इक्ष्वाकु वंशुओं का शासन था। इक्ष्वाकु वंशियों का शासन था। कौन कहता है? पुराण कहता है। ठीक है, पुराण कहता है कि अस्मक या अस्सक पर इक्ष्वाकु वंशुओं का शासन था। अस्मक या अस्सक दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है। जब आपसे सवाल पूछेगा कि 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित है, तो उसका नाम अस्मक या अस्सक बताएंगे। अस्सक के राजा अरुण ने कलिंग राज को जीता था। अस्सक के राजा, अस्सक महाजनपद के राजा, अस्सक महाजनपद के राजा जिसका नाम था राजा अरुण, तो राजा अरुण ने कलिंग राज को जीता था। कलिंग को जीता था। ठीक है, इसको कौन बताता है? इसको बताता है चुल्ल कलिंग जातक। इसको बताता है चुल्ल कलिंग जातक। फिर से हम बता देते हैं। अस्सक या अस्मक का राजा अरुण ने कलिंग को जीता था। इस बात का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? इस बात का उल्लेख किया गया है चुल्लक लिंग जातक में। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के पहले जो है अस्मक और अवंती के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा, लेकिन बुद्ध काल में अस्मक को अवंती ने जीत लिया था। अगला है आदम। आदम यानी कि महाराष्ट्र। आदम यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से एक मुहर प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र से एक मुहर प्राप्त हुई थी, उसमें लिखा हुआ है अस्मक जनपद। जब आपसे पूछेगा कि महाराष्ट्र से एक मुहर प्राप्त हुई थी, उसमें अस्मक जनपद लिखा हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे आदम महाराष्ट्र से पाया गया था। अगला है सुत्त निकाय में कौशल के शिक्षक। सुत्त निकाय में, सुत्त निकाय में कौशल के एक शिक्षक हैं। कौशल के शिक्षक बावरी की कथा। बावरी की कथा। बावरी की कथा फिर से बताते हैं। सुत्त निकाय में कौशल के शिक्षक बावरी की कथा दी गई है। जो अस्मक जनपद में रहता था, उसने ही यहाँ से अपने अनुयायियों को बुद्ध से भेंट करने के लिए भेजा था। किसने? ये कौशल का शिक्षक। अवंती 2 भागों में बटा है। अवंती महाजनपद पर आ जाइए। अवंती 2 भागों में बटा है। पश्चिमी तथा जो आज का पश्चिमी था मध्यमाला, वही अवंती है। यह उत्तरी और दक्षिणी में बटा हुआ है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी की राजधानी महिष्मती है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी की महिष्मती है। और हम आपको बता दें कि जो उज्जैनी है, यहाँ पर लोहे की खानें थी। यही वजह है कि उज्जैन में सैन्य प्रबलता बहुत थी। वहाँ के सैनिक शक्ति वहाँ पे बहुत थी उज्जैन में। कारण है कि वहाँ पर जो है लोहे की खानें बहुत थी, और वहाँ के लोहार जो है वो उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र जो है निर्माण करते थे। ठीक है।
और उज्जैनी और महेशमती के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम आपको याद रखना है। उस नदी का नाम है वेत्रवती। वेत्रवती किसके किसके बीच बहती है? उज्जैनी और महेशमती के बीच। ठीक है। तो प्रद्योत राजा को महावग्र जातक में चंड प्रद्योत कहा गया है। यह सवाल आता है। ठीक है। चंड प्रद्योत कौन था? चंड प्रद्योत था अवंती का राजा प्रद्योत। तो आपसे जो सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि चंड प्रद्योत को कहा जाता है, इस बात का उल्लेख किस किताब में किया गया है? इस बात का उल्लेख किया गया है महावग्र जातक में। महावग्र जातक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रद्योत चंड प्रद्योत था। इसके आगे प्रद्योत वत्स, मगध, कौशल, गांधार से संघर्ष चलता रहा। प्रद्योत का किससे किससे संघर्ष चलता रहा आपको याद रखना है। वत्स, मगध, कौशल और गांधार से चलता रहा। मगध के अतिरिक्त अवंती ही एक ऐसा महाजनपद था जिसके पास जो है लोहे की संधि थी। ठीक है, सैनिक थी। लोहे की आप समझ खाने थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं तो केवल एक जो है मगध के अतिरिक्त अवंती ही ऐसा था। फिर से क्लियर कर दे कि यहाँ पे लोहे की खाने थी। ठीक है, लोहे की खाने एकमात्र अवंती में थी, यानी मगध में तो थी ही, अवंती में एकमात्र थी। तो अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसने किया था, ये आपको याद रखना है। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किया था शिशुनाग ने। किसने किया था? शिशुनाग ने। ठीक है, और उसने प्रद्योत वंश के अंतिम शासक जो है अवंतिवर्धन थे। क्या नाम था? अवंतिवर्धन। ठीक है, ये अंतिम शासक था अवंतिवर्धन। इसी को क्या किया, शिशुनाग ने पराजित कर दिया और उसके स्थान पर जो है बैठा दिया उज्जैन में अर्यक को। किसको बैठा दिया? अर्यक को। और अब गांधार और आगे जो है आपका ये महाजनपद अब खत्म होने वाला है। तो अगला महाजनपद गांधार है। गांधार जो पेशाल और रावलपिंडी पाकिस्तान में है। इसकी राजधानी तक्षशिला है। इसकी स्थापना रामायण के अनुसार जो है जो भरत के पुत्र तक्ष थे उसने ही इसकी स्थापना की थी। और पुष्कलावती जो है इसका दूसरा जो है प्रमुख नगर है। और तक्षशिला बहुत ही प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। और इसके साथ साथ तक्षशिला जो है शिक्षा का बहुत प्रमुख केंद्र रहा है। और आगे बुद्ध काल में गांधार के जो पुक्कुसाती था, पुक्कुसाती, इसको याद करना है आपको। पुक्कुसाती को एक हम नाम दे सकते हैं पुष्कर सारिन। ठीक है, ये एक राजा था पुक्कुसात या पुष्कर सारिन। यह जो है शासन कर रहा था। ठीक है, ये इस बात का वर्णन एक बृहत कथा नामक किताब है। बृहत कथा किसके लिखा है? गुणाढ़ ने। किसने लिखा है? गुणाढ़ ने। फिर से बता दें, पुक्कुसात या पुष्कर सानी नामक राजा जो है शासन करता था। इस बात का उल्लेख जो है गुणाढ़ ने अपनी किताब बृहत कथा में किया हुआ है। इसको आपको याद रखना है। और एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, पुक्कुसात ने ही मगध राजा बिंबिसार के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था। पुक्कुसात ने ही मगध राजा बिंबिसार के पास अपना एक दूत मंडल भेजा था। इससे यह क्लियर होता है कि जो है उन दोनों के बीच संबंध बढ़िया था। तो पुक्कुसात ने अवंत के ऊपर आक्रमण कर राजा प्रद्योत को पराजित किया था। पुक्कुसात पैदल चल करके जो है वो बुद्ध के दर्शन किया था। ये आपको याद रखना है। पुक्कुसात, फिर से नाम याद करा दे, पुक्कुसात पैदल चल करके बुद्ध का दर्शन किया था। और जो अंतिम महाजनपद है वह कंबोज महाजनपद है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर या काफिरिस्तान में है। इसकी राजधानी नोट कर लीजिए आप,
कंबोज की राजधानी राजपुर, कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या फिर हाटक थी। और दोस्तों जो कंबोज है वो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात है। और चाणक्य ने क्या कहा ये आपको याद रख लीजिए, वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी, ये चाणक्य ने कहा था। वार्ता शस्त्रोपजीवी किसके लिए कहा था? कंबोज महाजनपद के लिए। दोस्तों जो ज्ञान है वो बांटने की चीज है। मेरा प्रयास यही है कि जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमने आज तक अध्ययन करके और पढ़ा करके शिक्षक के रूप में पाया है, उस ज्ञान को आपके पास, अपने सभी प्रतियोगी छात्रों के पास अधिक से अधिक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। और आप इसको तैयार करिए। हमने पूरे मेहनत से इसको बनाया है और ऑथेंटिक बनाया है, अध्ययन करके बनाया है। कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई बात कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कृपया बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हम अगला वीडियो आपके पास दे सके। तो इस प्रकार 16 महाजनपद जो है ये हमारे तीसरे वीडियो में 16 महाजनपद के पार्ट 3 में समाप्त हो गया। धन्यवाद।